19 जून 2025 वॉशिंगटन डीसी का व्हाइट हाउस। एक पाकिस्तानी आर्मी जनरल जिस पर भारत ने अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, ट्रंप के साथ प्राइवेट लंच पर बैठा था। उस लंच में उस जनरल ने ट्रंप को एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, हम आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। ट्रंप ने बाद में मीडिया को बताया, यह आदमी बेहद इन्फ्लुएंशियल है। इसी ने पाकिस्तान की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट को रोका और उसी दिन से एक ऐसे खेल की शुरुआत हुई जो 9 महीने बाद पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा। उस जनरल का नाम था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। दोस्तों, ये कहानी है उस सबसे बड़े डिप्लोमेटिक उलटफेर की जो 2026 में हुआ, जब एक ऐसे देश ने, जिसे भारत ने 10 साल में डिप्लोमेटिकली अकेला करने की कोशिश की, सिर्फ 6 हफ्तों में वो कर दिखाया जो 50 सालों में नहीं हुआ था। और इस पूरे खेल में भारत कहाँ था? आज हम सिर्फ वेरीफाइड फैक्ट्स से ये कहानी सुनेंगे। पहले वो पल जिसने सब बदल दिया। मई 2025, ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने 4 दिनों में पाकिस्तान को सैन्य रूप से घुटने पर ला दिया था। ये भारत की सबसे बड़ी मिलिट्री जीत थी। सीज़फायर हुआ, दुनिया ने इंडिया की ताकत देखी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो भारत के लिए एक बड़ा सबक था। ट्रंप ने दुनिया को बताया कि सीज़फायर में उनकी भूमिका थी। भारत ने साफ कहा, यह हमारा बायलैटरल फैसला था, किसी थर्ड पार्टी की कोई भूमिका नहीं। पाकिस्तान ने इस सीज़फायर को अपनी जीत की तरह सेल किया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जून में व्हाइट हाउस जाकर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नॉमिनेशन का प्रस्ताव दे दिया। ट्रंप खुश थे, मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल कहा। उसी के 3 महीने बाद 25 सितंबर 2025 पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ओवल ऑफिस में बैठे थे, ट्रंप, जेडी वैंस और मार्को रूबियो के साथ। ये वही पाकिस्तान था जिसे ऑपरेशन सिंदूर से पहले इकोनॉमिकली तबाह माना जाता था, आईएमएफ के लोन्स पर निर्भर, दुनिया में आइसोलेटेड। लेकिन उसने चुपचाप अपनी यूजफुलनेस बेच दी थी। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक शुरू किए, ऑपरेशन एट फ्यूरी। उसी दिन ईरान के सुप्रीम नेता अयतुल्ला अली खमेनी मारे गए। ईरान ने जवाब दिया, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दी। ये सिर्फ एक मिलिट्री कदम नहीं था, ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक इमरजेंसी थी। दुनिया के ऑयल ट्रेड का 20% इसी स्ट्रेट से गुजरता है। इंडिया का 90% एलपीजी इंपोर्ट इसी रास्ते से आता है। लाखों इंडियंस गल्फ में काम करते हैं, उनकी रेमिटेंसेस खतरे में गए। दुनिया ने इंडिया की तरफ देखा, क्योंकि इंडिया के ईरान के साथ चाबहार पोर्ट और आईएनएसटीसी जैसे गहरे संबंध हैं। अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, रशिया से तेल खरीदता है, गल्फ के सभी देशों से व्यापारिक रिश्ते हैं। इंडिया एकमात्र देश था जो हर साइड के साथ बात कर सकता था। लेकिन पीएम मोदी इस जंग से ठीक पहले इजराइल दौरे पर गए थे और जंग शुरू होते ही एमईए का स्टेटमेंट आया, सभी पक्ष अधिकतम संयम बरतें। ईरान का नाम नहीं, अमेरिका का नाम नहीं। 4 मार्च 2026 वो सुबह जिसने भारत को शर्मिंदा कर दिया। 15 से 25 फरवरी 2026 तक इंडिया ने विशाखापत्तनम में मिलान नेवल एक्सरसाइज होस्ट की थी। 74 देशों के जहाज शामिल थे, उनमें था ईरान का युद्धपोत आयरस देना। इंडिया ने उसे बुलाया था। इंडियन नेवी ने उसके क्रू के साथ फोटो शेयर किए थे। एक्सरसाइज के नियमों के मुताबिक जहाजों पर एम्यूनिशन नहीं होता। आयरस देना उसी हालत में 25 फरवरी को इंडिया से रवाना हुई। 4 मार्च 2026 सुबह श्रीलंका के तट से 19 नॉटिकल माइल्स दूर अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन यूएसएस शार्लट ने बिना किसी वार्निंग के 2 मार्क 48 टॉर्पीडोज दागे। आयरस देना 2 से 3 मिनट में समुद्र में समा गई। 130 क्रू मेंबर्स में से 104 मारे गए, 32 बचे। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेक्सेथ ने पेंटागन में कहा, डेना को लगा कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में सेफ है, इसे टॉर्पीडो से डुबो दिया गया, क्वाइट डेथ। इंडिया ने 24 घंटे तक एक शब्द नहीं बोला। इंडिया के पूर्व नावल चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश ने कहा, यह अमेरिका की ट्रेचरी है। उसने शांतिपूर्ण एक्सरसाइज में ईरानियन नेवी के साथ मिलकर काम किया और जहाज निकलते ही उसे डुबो दिया। फॉरेन पॉलिसी ने लिखा, इंडिया ने इंडियन ओशन में खुद को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहा था, लेकिन वो अपने ही गेस्ट को नहीं बचा सका। इंडिया की खामोशी ने एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या इंडिया को पता था या वो अमेरिका के सामने इतना बेबस था? 24 मार्च 2026 वो फोन कॉल। जंग शुरू हुए लगभग 4 हफ्ते बीत चुके थे। 24 मार्च 2026 को ट्रंप ने पीएम मोदी को कॉल किया। यह जंग शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली बात थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने सोर्सेज के हवाले से लिखा, उस कॉल पर इलॉन मस्क भी मौजूद था। इंडिया ने तुरंत खंडन किया। एमईए स्पोक्सपर्सन ने कहा, यह कॉल सिर्फ पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच थी। लेकिन फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने इस एपिसोड पर लिखा, मोदी को इस पूरे क्राइसिस में ट्रंप की तरफ से बस एक फोन कॉल मिली, जबकि उसी दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 22 MARCH-23 को डायरेक्टली ट्रंप से बात कर चुके थे। पाकिस्तान का वो दांव जो किसी ने नहीं देखा। 23 मार्च 2026 पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया। उसमें डायरेक्टली ट्रंप को, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची को और यूएस एनवॉय स्टीव विटकॉफ को टैग किया। इस्लामाबाद को एक न्यूट्रल वेन्यू के रूप में ऑफर किया। ये कोई अचानक नहीं हुआ था। जून 2025 से मुनीर ने ट्रंप के साथ जो रिश्ता बनाया था, सितंबर में ओवल ऑफिस जो मीटिंग हुई थी, वो सब इसी दिन के लिए था।
25 मार्च 2026 को पाकिस्तान ने अमेरिका का 15 POINT प्रपोजल ईरान तक पहुंचाया। 29 मार्च को इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने इजिप्ट, टर्की और सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होस्ट की। CFR के मुताबिक ये उनकी 10 दिनों में दूसरी मीटिंग थी। फिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार बीजिंग गए। चाइना के FM आन से मिले। दोनों ने एक 5 POINT पीस इनिशिएटिव जारी किया। अल जजीरा के एनालिस्ट ने कहा, पाकिस्तान ने वो किया जो आमतौर पर नामुमकिन होता है। दो ऐसे देशों के बीच जो 1979 से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, उनके लिए एक ब्रिज बनाया। 7 अप्रैल 2026, वाशिंगटन DC। ट्रंप ने डेडलाइन दी थी रात 8 बजे तक। या तो ईरान अभी झुके, नहीं तो अमेरिका उसकी सिविलाइजेशन को तबाह कर देगा। डेडलाइन के 90 मिनट पहले पाकिस्तान की एक कॉल आई। PM शहबाज शरीफ ने ट्रंप से डेडलाइन 2 हफ्ते बढ़ाने की रिक्वेस्ट की ताकि डिप्लोमेसी को एक मौका मिले। ट्रंप ने मान लिया। 8 अप्रैल को PM शरीफ ने दुनिया को अनाउंस किया, अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीजफायर पाकिस्तान की मीडिएशन से। इस्लामाबाद ने पूरे शहर में 9 और 10 अप्रैल के लिए पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दी। 11 अप्रैल 2026, इस्लामाबाद के सरीना होटल में हिस्ट्री लिखी जा रही थी। अमेरिका की तरफ से आए US वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर। ईरान की तरफ से आए फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बगर गालिबाफ। अमेरिका और ईरान के बीच 1979 के बाद से कोई डायरेक्ट डिप्लोमेटिक कांटेक्ट नहीं था। 47 साल पाकिस्तान ने दोनों को एक ही टेबल के आसपास ला बैठाया। CFR ने लिखा, ये एक 9-7-1 जैसा है। जब पाकिस्तान ने हेनरी किसिंजर की चाइना के साथ सीक्रेट मीटिंग करवाई थी, उस एक मीटिंग ने कोल्ड वॉर का नक्शा बदल दिया था। इंडिया इस पूरी मीटिंग में कहीं नहीं था। 25 मार्च 2026, इंडिया में एक ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही थी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर से पाकिस्तान की मीडिएटर रोल पर सवाल पूछे गए। जवाब में जयशंकर ने पाकिस्तान को दलाल कहा। यह शब्द लीक हुआ और पूरी डिप्लोमेटिक दुनिया में बैकफायर हो गया। एशिया टाइम्स ने लिखा, जब जयशंकर नॉर्वे को ऑस्लो एकॉर्ड्स के लिए ब्रोकर कहते हैं तो क्या वो गलत है? कतर ने तालिबान और अमेरिका के बीच मीडिएशन की, क्या वो भी दलाल है? इस शब्द ने इंडिया को मजाक का पात्र बना दिया। राहुल गांधी ने जयशंकर पर सीधा निशाना साधा। ये दबंग और अनुभवी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया की शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और मोदी पर कहा, यह सबसे बड़ा सबूत है कि PM मोदी की डिप्लोमेसी कितनी खोखली है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, भारत सरकार इतनी डरपोक और बेबस कभी नहीं दिखी थी। तो भारत कहां चूक गया? दोस्तों, यहां बैलेंस तस्वीर देखना जरूरी है। पाकिस्तान की यह डिप्लोमेसी एक ब्रिटल फाउंडेशन पर खड़ी है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने खुद लिखा, ये एक आदमी यानी आसिम मुनीर और एक ट्रांजैक्शनल व्हाइट हाउस पर टिकी है। अगर इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गई तो पाकिस्तान विलन बन जाएगा। और वो टॉक्स फेल भी हुई। 11-12 अप्रैल को कोई परमानेंट एग्रीमेंट नहीं हुई, लेकिन इससे इंडिया की चूक छोटी नहीं हो जाती। इंडिया के पास वो सब कुछ था जो एक मीडिएटर को चाहिए। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट, अमेरिका के साथ डिफेंस पार्टनरशिप, रशिया से एनर्जी टाइज, गल्फ में 90 लाख इंडियंस, नॉन अलाइनमेंट की 70 साल पुरानी लेगेसी। लेकिन आयरिस दीना डूबने पर इंडिया चुप रहा। मिलान एक्सरसाइज को आयरिस दीना ने इंडियन नेवी का गेस्ट बनकर अटेंड किया और इंडिया ने उसके सिंकिंग पर 24 घंटे तक एक वर्ड नहीं कहा। मीडिएशन की ऑफर तो दूर, इंडिया ईरान का नाम लेने से भी डर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया था कि नया इंडिया मिलिट्री पावर में कितना मजबूत है। लेकिन 2026 ने एक और सच सामने रखा। जयशंकर ने एक बार कहा था, इंडिया एक लीडिंग पावर है, फॉलोइंग पावर नहीं। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस में जो सीधे इंडिया के LPG, इकोनॉमी और रीजन को प्रभावित कर रही थी, इंडिया टेबल पर नहीं था, पाकिस्तान था। मिलिट्री पावर और डिप्लोमेटिक पावर दोनों अलग अलग गेम्स हैं। एक बैटलफील्ड में जीती जाती है, दूसरी कॉन्फ्रेंस रूम में। बैटलफील्ड का खेल इंडिया जीत चुका है, कॉन्फ्रेंस रूम का खेल अभी बाकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को आयरिस दीना के सिंकिंग पर सख्त रिस्पॉन्स देना चाहिए था? क्या इंडिया ईरान US क्राइसिस में मीडिएटर बन सकता था, या इंडिया की न्यूट्रल पॉलिसी सही थी? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हर जरूरी कहानी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।